चलिए बच्चों, अब अपचयन की अभिक्रियाओं के बाद नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इसमें देखिए, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में कई प्रकार की ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी अभिक्रियाएं थी, चलो उसकी हम बात कर सकते हैं। तुम्हें याद होगा एक चैप्टर हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन में एल्कीन। एल्कीन में हमने कई प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं पढ़ी थी। कौन कौन सी अभिक्रियाएं थी, देखो तुम्हें याद होगा हमने सबसे पहले पढ़ा था उस केस में रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ठीक है, जो ओजोनी अपघटन था वो दो प्रकार का होता था, मैंने तुमसे कहा था। पहला था रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस और दूसरा था ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो ये दोनों ही अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और इस अभिक्रिया में हमने क्या बनाया, तुम्हें याद होना चाहिए। इस केस में मैंने तुमसे कहा था कि अगर इस प्रकार का कोई एल्कीन हो, CH सिंगल बॉन्ड R की अभिक्रिया अगर पहले ओजोन से कराएं, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हम ओजोन से कराएं और सेकंड स्टेप में इसकी अभिक्रिया जिंक की उपस्थिति में जल से कराएं, तो इस केस में कंपाउंड बनता था एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर H नहीं है तो ये कीटोन देगा, और अगर H है तो ये एल्डिहाइड देता था। याद आ गया तुम्हें, ये सब हमने पढ़ा था। तो यहां पर इसमें बनता है एक तो कीटोन और एक मॉलिक्यूल और बनता है RCH डबल बॉन्ड O। कौन सा, एल्डिहाइड। आई बात समझ। इसी प्रकार से एक रिएक्शन और हमने पढ़ी थी, वो थी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ठीक है, उसमें ही यही अभिक्रिया थी, इसी का दूसरा भाग था वो। ये हमने यहाँ पर एल्कीन उसमें लिया था एंड सिंगल बॉन्ड R, और इसकी अभिक्रिया सबसे पहले हमने कराई थी ओजोन के साथ, और फिर सेकेंड स्टेप में हमने अभिक्रिया जल के साथ करवाई थी। तो दोनों में जो फर्क था वो खाली जिंक का था। मैंने तुमसे कहा था अगर जिंक लेते हैं तो अभिक्रिया का नाम होता है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, और अगर जिंक ना ले तो बोला जाएगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा, उत्पाद यही बनेंगे, उत्पाद यही यहां पर भी बनेंगे, लेकिन इसमें अगर कोई एल्डिहाइड बन रहा है तो वो एल्डिहाइड उसके आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो इसकी जब अभिक्रिया हमने बनाई थी, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। एक बार फिर से वो लेक्चर देखना एल्कीन वाला। और ये तो कीटोन एज इट इज कीटोन रहेगा, और ये जो एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो इसको हमने नाम दिया था ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। इसके अलावा एक रिएक्शन हमने और पढ़ी थी, उसका नाम था इपॉक्सीडेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं इपॉक्सीकरण। इपॉक्सी क्या होते हैं, चक्री ईथर। तो चक्री ईथर का बनना ही इपॉक्सीकरण कहलाता है। और इस अभिक्रिया का हमने एक नाम भी दिया था ब्रिलेशिव रिएक्शन। और तुम्हें मैंने उस टाइम पे वहां पर कहा था कि RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R डैश की अभिक्रिया अगर पर एसिड से कराएं, जानते हो पर एसिड क्या थे, RC डबल बॉन्ड OH, मतलब ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो, उसको हमने बोला था पर एसिड। तो जब इसकी अभिक्रिया इनसे कराते थे तो इस प्रकार यहां पर यौगिक बनता था, इस प्रकार का चक्री ईथर बनता था, और इन चक्री ईथर को ही इपॉक्सी यौगिक बोलते हैं। तो ये भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही। इसमें क्या हो रहा है, जो एल्कीन है वो एल्कीन इपॉक्सी यौगिक में बदल रहा है। तो हुआ क्या, ये एक तरह का ऑक्सीकरण ही तो हुआ। इस यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ा है और ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। तो याद रखिए ये अभिक्रिया कहलाती थी इपॉक्सीकरण। ठीक है, इसके बाद फिर और एल्कीनों की जो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं थी, ये नंबर 3 था। नंबर 4 था रिएक्शन विद बेयर्स रिएजेंट। रिएक्शन विद बेयर्स रिएजेंट, ये भी तुम्हें याद होगा। ठीक है, और इसका एक नाम और था, उसको हमने नाम दिया था हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब हाइड्रोक्सिलीकरण। क्या रिएक्शन थी वो वाली,
रिएक्शन ये थी RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R डैश की अभिक्रिया 1% कोल्ड एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, जिसको हमने बेर अभिकर्मक नाम दिया था, और ये भी कहा था कि ये पिंक कलर सॉल्यूशन होता है जब इसकी अभिक्रिया एल्कीन से होती है, तो उस केस में यौगिक बनते हैं ग्लाइकॉल। तो एल्कीन से ग्लाइकोल का बनना भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही। ये सब हम लोगों ने डिटेल में पढ़ चुके हैं। मैं बस तुम्हें अब इसकी खाली हेडिंग ही एक एक रिएक्शन बता रहा हूं, और ये सब डिटेल में तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। ये था रिएक्शन विद बेयर्स रिएजेंट। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन थी रिएक्शन विद एसिडिक KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7 के साथ। और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये जो ऑक्सीकारक होते हैं ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। तो जब एल्कीनों की अभिक्रिया इन प्रबल ऑक्सीकारकों के साथ करते थे तो उस केस में यौगिक बनता था, ये वाला कोई एक एल्कीन हमें दे रखा हो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, की अभिक्रिया अगर एसिडिक KMnO4 या फिर एसिडिक K2 पोटेशियम डाइक्रोमेट से करें तो इस केस में यौगिक बनते थे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एक तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और एक ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर दोनों R और R डैश अलग अलग हो तो बनने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड अलग अलग प्रकार के बनते हैं, और अगर दोनों R एक समान हो तो फिर दोनों एसिड एक ही प्रकार के होंगे। ये सब वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बस यहाँ पर लिखा इसलिए कि एक बार हमारा फिर से रिवीजन हो जाए, हमें ये पता पड़े कि कौन सी अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होंगी, ठीक है। ठीक है, चलिए ये हुआ। अब ये तो चलो एल्कीन की अभिक्रिया हुई, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट हम यहां पर लेते हैं हमारा मेन जो इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन है जो हमने नहीं पढ़ा है, वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अब यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। चलो ठीक है, इसको अब हम ठीक से इसको स्टार्ट करेंगे। चलिए अब देखिए इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में, इसमें यहां पर देखिए जैसे ये मैं एक कंपाउंड ले सकता हूं, ये मैंने लिखा RCH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये एक अल्कोहल लिया, ठीक है। इस अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या होगा समझना। यहां से एक हाइड्रोजन तो इस देखो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है क्या है, या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, दोनों ही ऑक्सीकरण है। तो यहां पर ये ऑक्सीजन से जुड़ने वाला हाइड्रोजन, इसको मैं यहां पर ऐसे अलग से लिखूं, और इस ऑक्सीजन से जुड़ने वाला ये अल्फा कार्बन, ठीक से याद रखना, ये अल्फा कार्बन से जुड़ने वाला एक हाइड्रोजन होगा क्या, यहां से एक H हटे और यहां से भी एक H हटे, H2 यहां से अलग हो, तो इस केस में यौगिक बनता है RCH डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड। तो याद रखिएगा जब कभी भी अल्कोहल है, अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं, और एक खास बात और है, ये जो अल्कोहल है इस अल्कोहल को हम एक नाम भी दे सकते हैं, दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो जब कभी भी 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो पहले यौगिक बनता है एल्डिहाइड, ओके, ठीक है, ये तुम्हें याद होना चाहिए। और इसी प्रकार से यदि एल्डिहाइड का भी अगर आगे ऑक्सीकरण करें तो इस केस में यौगिक बनता है RC डबल बॉन्ड OH, इसको कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कहने का मतलब याद रखने वाली बात यह है कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड भी बन सकते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकते हैं। डिपेंड करेगा कि जो ऑक्सीकारक है वो ऑक्सीकारक किस प्रकार का है। ऑक्सीकारक 2 प्रकार के हो सकते हैं, कौन सा, प्रबल ऑक्सीकारक एंड दुर्बल ऑक्सीकारक, मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम ले रहे हैं दुर्बल, तो 1 डिग्री अल्कोहल से बनता है एल्डिहाइड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जाए
प्रबल ऑक्सीकारक। तो प्रबल ऑक्सीकारक 1 डिग्री अल्कोहल को फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में ही ऑक्सीकृत कर देता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक यहां पर ये देखिए, ये एक और प्रकार का हमने अल्कोहल लिया, यहां पर इसका अगर हम ऑक्सीकरण करें, ठीक है, तो इस केस में देखो इसका नाम होता है दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करते हैं तो वही क्या होगा, इस ऑक्सीजन से ये H अलग होगा और इस कार्बन से ये H अलग होगा। तो ये दोनों H यहां से हटेंगे, ये दोनों H यहां से हटेंगे और C और O के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। तो इस प्रकार से इसमें उत्पाद के रूप में बनता है इस प्रकार का यौगिक जिसका नाम होता है कीटोन। और कीटोन का फर्दर या उसका आगे कोई ऑक्सीकरण नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये कि अगर 2 डिग्री अल्कोहलों का हम ऑक्सीकरण करें, चाहे तो प्रबल ऑक्सीकारक लें या दुर्बल ऑक्सीकारक लें, बनने वाला यौगिक सिर्फ कीटोन ही होता है, इसके आगे अभिक्रिया नहीं हो पाती है, यही इसका अंतिम उत्पाद होता है, याद रखिएगा। और इसी प्रकार से यदि एक और अलग प्रकार का हम अल्कोहल लें, ये वाला अल्कोहल, और ये सब आप जानते होंगे, इस प्रकार के अल्कोहल को बोलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। चूंकि 3 डिग्री अल्कोहल में OH तो होता ही है, लेकिन ये जो कार्बन है, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा है, इस कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन तो है, लेकिन इस अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है, इसलिए इन वाले अल्कोहलों का ऑक्सीकरण संभव नहीं होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं नो ऑक्सीडेशन, ठीक है, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर 3 प्रकार के अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल का अगर हम दुर्बल ऑक्सीकारकों के साथ ऑक्सीकरण करें तो एल्डिहाइड बनेगा, और अगर प्रबल ऑक्सीकारक ले लिया जाए तो फिर अंतिम उत्पाद कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है। अच्छा जी, जितने कार्बन का अल्कोहल है उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है तो उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। मतलब कार्बन परमाणु की संख्या इन अभिक्रियाओं में न तो बढ़ती है और न ही घटती है, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और अगर 2 डिग्री अल्कोहल लें तो 2 डिग्री अल्कोहल में तो फिर सिर्फ और सिर्फ क्या बनते हैं, कीटोन ही बनते हैं, आगे इनका ऑक्सीकरण संभव नहीं होता है। और 3 डिग्री अल्कोहल की कोई किसी भी प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं होती है, ठीक है। चलिए, अब ये तो हुआ अल्कोहलों का ऑक्सीडेशन का पैटर्न कि कौन सा अल्कोहल किस किस प्रकार के यौगिकों में परिवर्तित हो सकता है। अब हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के ऑक्सीकारकों की। जैसे मैंने तुमसे कहा, यहां पर 2 प्रकार के ऑक्सीकारक हो सकते हैं, एक होता है प्रबल और एक होता है दुर्बल ऑक्सीकारक। तो कौन कौन से ऑक्सीकारक दुर्बल ऑक्सीकारक होते हैं और कौन कौन से प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, ये बात अब हम करेंगे, ठीक है। देखिए, अब इसमें पहली अभिक्रिया हम ले रहे हैं अल्कोहलों के ऑक्सीकरण की पहली अभिक्रिया, इसका नाम हम दे रहे हैं कैटेलाइटिक ऑक्सीडेशन। हिंदी में इसको कहा जाता है उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या होता है, देखो यहां पर जैसे अगर हम ये वाला अल्कोहल है CH3 CH2OH की अभिक्रिया कॉपर से कराएं एट वेरी हाई टेम्परेचर, अराउंड टेम्परेचर होता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार से ये वाला अल्कोहल लिया जाए CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3OH की अभिक्रिया कॉपर से कराएं, एंड इसी प्रकार से 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, की अभिक्रिया कॉपर से कराएं, वही 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो सबसे पहले इन अल्कोहलों के नाम, तो ये वाला एथिल अल्कोहल, और एथिल अल्कोहल का प्रकार क्या होता है, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। ये वाला आइसोप्रोपिल अल्कोहल, डिग्री वाइज बात करें तो ये होता है 2 डिग्री अल्कोहल। और एक ये वाला
ये होता है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल मतलब 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो यहां पर देखो अगर 1 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया कॉपर से करते हैं हाई टेम्परेचर पर, तो इस केस में उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है CH3CH डबल बॉन्ड O एसिड एल्डिहाइड, ये प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद अगर 2 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया कॉपर से करते हैं तो इस केस में यौगिक हमें मिलता है CH3C डबल बॉन्ड OCH3, एसीटोन बनेगा। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की अभिक्रिया कॉपर से कराते हैं इस टेम्परेचर पर, तो कंपाउंड बनता है एसीटोन। इसी प्रकार से ये रिएक्शन याद रखिएगा, अगर 3 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया करें कॉपर के साथ, अभी मैंने तुमसे कहा था कि 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता है। अगर कॉपर के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं तो इस केस में यहां पर विलोपन अभिक्रिया होती है। विलोपन अभिक्रिया का मतलब क्या होगा, इस वाले कार्बन से ये OH अलग होता है और बीटा ये वाला कार्बन, वो कार्बन जिससे OH जुड़ा है उसको हमने नाम क्या दिया, अल्फा कार्बन। तो पास वाला कार्बन क्या है, बीटा कार्बन। ये देखो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। क्या होगा, अल्फा कार्बन से OH हटेगा और बीटा कार्बन से H अलग हो जाता है। इस बीटा हाइड्रोजन को मैं ऐसे भी शो कर सकता हूं, CH3 की जगह मैं CH2 लिखूं और H लिखूं, तो होगा क्या, यहां से अल्फा से OH और बीटा से H अलग हो जाता है, वाटर यहां से अलग होता है और मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है यहां पर एल्कीन। ये याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा तो इस एल्कीन का नाम होता है आइसोब्यूटीन। ठीक है, तो ये वाली अभिक्रिया जो कॉपर के साथ करते हैं इसका नाम होता है उत्प्रेरक की ऑक्सीकरण अभिक्रिया या फिर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। इसमें 1 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं कीटोन एंड जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है वो देते हैं एल्कीन विलोपन अभिक्रिया के द्वारा। ठीक है, चलो तो ये तो हुआ कॉपर के साथ ऑक्सीकरण। अब इसके बाद नेक्स्ट अब हम इसमें लेंगे केमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब केमिकलों के द्वारा कैसे, जैसे एसिडिक KMnO4 के द्वारा या फिर एसिडिक K2Cr2O7 जिसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इनके द्वारा जो ऑक्सीकरण होता है इसको हम बोल सकते हैं केमिकल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है, चलिए अब हम वही शुरू करेंगे। चलिए अब इसमें हम बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो देखिए केमिकल ऑक्सीडेशन में यहाँ पर हमने जो ऑक्सीकारक है उन ऑक्सीकारकों को दो भागों में डिवाइड करा है। पहला है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दुर्बल ऑक्सीकारक, और दूसरा लिखा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब प्रबल ऑक्सीकारक। तो देखो यहाँ पर दुर्बल ऑक्सीकारक कौन कौन से होते हैं जरा ये देखिएगा। नंबर 1 आता है पीसीसी, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये वाली पीसीसी की। पीसीसी एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, और ये जो ऑक्सीकारक होता है ये इनसे बनता है। पहला यौगिक इसमें लेते हैं पेरिडीन, पेरिडीन के साथ लेते हैं CrO3 प्लस HCl मतलब अम्लीय माध्यम होता है, और इन तीनों से इस प्रकार का एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि एक दुर्बल ऑक्सीकारक होता है। देखो N पे चार्ज प्लस आया, भाई एसिडिक मीडियम है, एसिड HCl एसिडिक मीडियम है, नाइट्रोजन के पास लोन पे है, तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये हमको पता है ये बेस होता है, तो ये बेस क्या करेगा, इसका H प्लस ले लेगा, H प्लस लेगा, तो यहां पर इस केस में मतलब N पे चार्ज प्लस आता है, इसलिए इसका नाम होता है पिरिडीनियम। तो ये हुआ पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, इसी प्रकार से एक और दुर्बल ऑक्सीकारक होता है, शॉर्ट फॉर्म में PDC। इनकी शॉर्ट फॉर्म ही तुम्हें याद रखनी है, क्वेश्चन अगर होगा कभी तो इनमें से इनका शॉर्ट फॉर्म ही लिखा आएगा, फुल फॉर्म कभी लिखा हुआ नहीं आएगा। तो PCC का फुल फॉर्म
पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट और पीडीसी का नेम होता है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, इस केस में यहां पर यह है वही पिरिडीनियम है, डाइक्रोमेट का मतलब इसका जस्ट डबल हो जाता है Cr2O7 और ये होल्टवाइज हो जाता है। तो यहां पर बस याद रखिएगा कि पीसीसी की तुलना में ये वाला जो ऑक्सीकारक होता है ये थोड़ा सा कम एसिडिक नेचर का होता है, बस ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसी के बाद एक और रिएजेंट होता है जिसका नाम होता है कॉलिंस रिएजेंट। अब कॉलिंस रिएजेंट क्या होता है, पीसीसी में से HCl को हटा दो और क्या लगा दो, CH2Cl2। इसका नाम होता है, CH2 का मतलब क्या होता है, मिथाइलिन, तो ये होता है मिथाइलिन क्लोराइड। ठीक है, तो कॉलिंस रिएजेंट बनता है मिक्सचर क्या, पिरिडीन प्लस CrO3 प्लस मिथाइलिन क्लोराइड का मिक्सचर होता है और ये तीनों ही दुर्बल ऑक्सीकारक होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यहां पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं। पहला वाला अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, सेकेंड नंबर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, और थर्ड नंबर पर होता है जोन्स रिएजेंट, ये याद रखिएगा जोन्स रिएजेंट, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। जोन्स रिएजेंट होता है क्या, H2CrO4, दिस इज क्रोमिक एसिड, याद रखिएगा क्रोमिक एसिड इसको कहा जाता है, H2CrO4 इन एसीटोन, या फिर ये मिक्सचर होता है CrO3 प्लस एक्वस H2SO4 और साथ में एसीटोन भी लेते हैं। तो यहां पर ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये होते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो ये मैंने यहां पर दो प्रकार के अल्कोहल ये 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, इसका ये हमने नाम दिया 1 डिग्री अल्कोहल और ये वाला 2 डिग्री अल्कोहल। तो देखो अगर 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण हम दुर्बल ऑक्सीकारकों से करें, दुर्बल से पीसीसी ले लें या फिर पीडीसी ले लें या फिर कॉलिंस रिएजेंट ले लें, तो इस केस में तो दुर्बल के साथ ये यौगिक बनाता है RCH डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, लेकिन अगर 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करें, एसिडिक KMnO4 या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर जोन्स रिएजेंट से करें, जोन्स रिएजेंट भी क्या करेगा, जो प्राइमरी अल्कोहल होगा इसको फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड में ये ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इनकी उपस्थिति में तो एल्डिहाइड बनेंगे, लेकिन इनकी उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है सेम कार्बन का, कार्बन परमाणु की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ पर एथिल अल्कोहल ले लूं, एथिल अल्कोहल ले लूं तो यहाँ उत्पाद बनेगा एसिड एल्डिहाइड और यहाँ उत्पाद बनता है एसिटिक एसिड। ठीक है, इसी प्रकार से यदि 2 डिग्री अल्कोहलों के साथ इसकी अभिक्रिया करें, दुर्बल ऑक्सीकारकों के पीडीसी ले लें, पीसीसी ले लें, कॉलिंस ले लें या फिर 2 डिग्री के साथ एसिडिक KMnO4 ले लो, एसिडिक K2Cr2 कुछ भी ले लो, अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो दोनों ही अभिक्रिया में एक ही प्रकार का उत्पाद बनता है। वो क्या, यहाँ पर भी कीटोन बनेगा और यहाँ पर भी कीटोन ही प्राप्त होता है, याद रखो। ठीक है, मैंने बोला था 1 डिग्री अल्कोहल में ही फर्क आएगा, 1 डिग्री अल्कोहल में दुर्बल लेंगे तो एल्डिहाइड और प्रबल लेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन अगर 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल के साथ कैसा भी ऑक्सीकारक हो, दुर्बल हो या प्रबल हो, उत्पाद के रूप में क्या बनता है, कीटोन ही बनता है, बस कोई फर्क नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, और अगर इसी प्रकार से हम लास्ट में ऐसा 3 डिग्री अल्कोहल ले लें और 3 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया इनमें से किसी से भी करा दो, तो याद रखो किसी प्रकार का कोई ऑक्सीकरण नहीं होता है। ये मैं तुमको पहले ही बता चुका हूं कि 3 डिग्री अल्कोहल में अल्फा H नहीं होता है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और एक चीज और मैं यहां पर कह सकता हूं कि ये जो मैंने लिखा था इनके साथ मैं कॉपर भी लिख सकता हूं, कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो भी एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, और अगर इसके साथ भी मैं कॉपर ले लूं, ये यहां लिख देता हूं उसका, ये कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें भी क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। और हाँ, अगर 3 डिग्री अल्कोहल है और अगर ये ऑक्सीकारक हम ले रहे हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, लेकिन अगर इसको हम कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो विलोपन अभिक्रिया के द्वारा एल्कीन प्राप्त होती है।
तो 3 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीकरण की बस एक ही अभिक्रिया होती है, कौन सी? कॉपर के साथ, कॉपर के साथ हाई टेम्परेचर पर। ठीक है, चलिए, तो ये हुई कुछ ऑक्सीकरण अभिक्रिया अल्कोहल की। इसमें कुछ और भी रिएक्शंस हैं अभी अल्कोहल की ऑक्सीकरण की, वो भी चलिए हम इसके बाद बात करते हैं। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अभिक्रिया का नाम है ओपेनोर ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ओपेनोर ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इस केस में क्या होता है, जो अल्कोहल होते हैं, ये अल्कोहल, ये 1 डिग्री भी हो सकता है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल भी हो सकता है, की अभिक्रिया सबसे पहले कराते हैं एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड के साथ, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड के साथ। और ये जो कंपाउंड की नेमिंग है, ये नेमिंग में तुमको पहले बता चुका हूं, याद होना चाहिए। चलिए ठीक है, एक बार फिर से बात करेंगे। तो पहले इस अल्कोहल की अभिक्रिया एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड से कराते हैं, उससे जो यौगिक बनता है फिर उसकी अभिक्रिया एसीटोन के साथ कराते हैं। तो ये अभिक्रिया 2 स्टेप में होती है और इसमें यौगिक बनता है R C डबल बॉन्ड OR, मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड, या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन, डिपेंड करेगा कि अल्कोहल कौन सा है। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बनेगा, और अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो फिर ये कीटोन बनता है। ठीक है, अब देखो ये अभिक्रिया हुई कैसे। तो पहले तो हम यहां पर इसकी बात करें। देखो, जैसे ये यौगिक दे रखा है Al, एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना होता है? 3। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं। तो इसका नाम होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं OH में H को हटाकर एक कार्बन लगा दूं, OCH3, तो यहां पर हमने H के लिए क्या बोला? हाइड्रो ऑक्साइड। अब यहां तो कार्बन है, कितना कार्बन? 1। तो तुम्हें याद है, एक कार्बन के लिए हम क्या बोलते हैं? मैथ। तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम मैथोक्साइड। इसी प्रकार से यदि OC2H5 होल थ्राइस है तो इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम इथोक्साइड। और इसी प्रकार से यदि C से जुड़ा हुआ CH3, एक CH3 यहां पर और ले लें, एक CH3 यहां पर और ले लें, तो ये वाला ग्रुप क्या होता है? टर्शरी ब्यूटाइल। तो टर्शरी ब्यूटाइल से जुड़ा हुआ कौन है? O का होल थ्राइस, तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड। और देखो, इस कार्बन से 3 मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। O के बाद लिखा C, और C से कितने मैथिल जुड़े हुए हैं? 3। तो मैथिल को हम यहां पर Me से भी शो कर सकते हैं, Me3 का होल थ्राइस। तो ये यौगिक होता है एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड, याद रखिएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं कि ये अभिक्रिया हुई कैसे। देखो, मैकेनिज्म यहां पर क्या होगा, ये जो यौगिक है इसको हमने लिखा RCHR सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, क्या होगा पर यहां पर एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड। तो देखो, एल्यूमिनियम से टर्शरी ब्यूटोक्साइड कितने जुड़े हुए हैं? 1, 2 एंड 3 ऑक्सीजन, तीनों से ही एक एक कार्बन, और इन कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप। तो ये जो यौगिक है, ये जो हमने लिखा था एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड, रियल में उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, CH3 और इससे भी यहां पर ये CH3। ठीक है, अब देखो क्या होगा, हमें पता है कि O के पास लोन पेयर है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल के रूप में। एल्यूमिनियम के पास क्या है? खाली कक्षक। तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल, ये एक न्यूक्लियोफाइल। बताइए क्या होगा, बता सकते हैं? ये जो लोन पेयर होगा ये अटैक करेगा एल्यूमिनियम के खाली कक्षक में। तो एल्यूमिनियम के पास बॉन्ड कितने हैं? 3 बॉन्ड तो पहले से ही है। जब चौथा बॉन्ड बनेगा तो एल्यूमिनियम पे चार्ज क्या आएगा? माइनस। तो जब इस पे चार्ज माइनस आएगा तो बताइए एल्यूमिनियम की अब क्या टेंडेंसी होगी, क्या प्रकृति होगी? ये क्या करेगा, इससे ये वाला चौथा बॉन्ड बनाएगा, तो ये वाला बॉन्ड इसको तोड़ देगा। ये बॉन्ड टूटेगा तो O पे चार्ज माइनस आएगा, O पर माइनस आएगा तो ये माइनस क्या करेगा, यहां से इस H को लेकर अलग हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हुआ क्या? कुल मिलाकर ये हुआ कि यहां से RCO, O से जुड़ा ये CH है, O से जुड़ा Al और Al से जुड़ा O, एंड यहां पर CH3, ये 3 CH3 जैसे हैं,
वैसे ही रहेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें से अलग कौन हुआ? अलग इसमें से यहाँ पर ये वाला भाग अलग हो गया, OH को लेकर अलग हो गया, तो यहां पर अलग हुआ CH3 ऑल थ्राइस C अटेस्ट OH, मतलब टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल यहां से अलग हो गया। तो कुल मिलाकर इस स्टेप में हुआ क्या? इस स्टेप में ये हुआ कि एल्यूमिनियम से अटैच्ड ये जो टर्शरी ब्यूटोक्साइड जो ब्रांच थी, एक ब्रांच कम हो गई, ये ब्रांच कम हो गई और ये वाली ब्रांच इससे जुड़ गई। अब सोचिए अगर यही स्टेप हम दो बार रिपीट करें, दो बार दोहराएं, मतलब अल्कोहल के एक मॉलिक्यूल ने अटैक करा, टोटल इसके 3 मॉलिक्यूल भाग लेते हैं और ये बनता है फिर उस केस में। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहां पर इस केस में ये जो यौगिक है इसके 3 मॉलिक्यूल ने भाग लिया, तो पहले मॉलिक्यूल की अभिक्रिया से तो ये हुआ कि एक जो टर्शरी ब्यूटोक्साइड की जो ब्रांच थी वो अलग हो गई, ये अलग हुई और ये वाला ग्रुप इससे जुड़ गया। अब यहां पर यही अल्कोहल RCHROH के अगर 2 मॉलिक्यूल से और अभिक्रिया कराएं तो क्या होगा? ये भी अलग हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा और वो दोनों जुड़ जाएंगे। तो बताइए अलग कौन हुआ? अलग हुआ यहां पर Me3C एंड C, ये एक सेकेंड, ये थोड़ा सा ऐसे बना दो, यहां पर पहले तो O आएगा, O से फिर C आएगा, इस प्रकार से बनेगा ये O से C। ठीक है, तो यहां से अलग होगा Me3COH, इसके 2 मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे और यहां पर कुल मिलाकर यौगिक बनेगा AlOCH एंड Me, या फिर लिख सकते हैं R2 का होल थ्राइस। तो यही जो स्टेप यहां पर हमने लिया था, अगर इस स्टेप को हम 2 बार दोहराएं तो 2 मॉलिक्यूल यहां पर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल के तो अलग हो जाएंगे और कुछ इस प्रकार का हमें यौगिक मिलेगा। अब ये बनने के बाद क्या करें? अब इसकी अभिक्रिया कराते हैं नेक्स्ट स्टेप में CH3COCH3 के साथ, और याद रखिएगा ये अभिक्रिया MPV रिडक्शन का ही भाग है। मतलब ये बनने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं? MPV रिडक्शन करेंगे तो इसका अपचयन हो जाएगा और इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो कुल मिलाकर इस अभिक्रिया में यौगिक प्राप्त होता है RCOR। इसको कहा जाता है ओपेनहेम ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो कुल मिलाकर है क्या? कभी भी आपसे कहा जाए व्हाट इज ओपेनहेम ऑक्सीडेशन, तो आप क्या बोलेंगे? ये अल्कोहलों का कार्बोनिल यौगिकों में ऑक्सीकरण है, जिसमें एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड यौगिक लिया जाता है, और दूसरी अभिक्रिया जो एसीटोन से करते हैं ये एक्चुअल में MPV अपचयन अभिक्रिया ही होती है। तो इस प्रकार का इसमें कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए ये थी रिएक्शन ओपेनहेम ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन बाय MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड। इसका एक नाम होता है, प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में रोज कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं या फिर ये वाला टॉपिक हमें समझाएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे हिट करें। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जितने भी जो भी टॉपिक आप लोग कह रहे हैं कि इसका वीडियो बनाइए या फिर ये हमें समझाएं, ये सब ऑलरेडी उस पर अपलोड कर रखा है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूं कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा और जो भी आगे आने वाले वीडियो होंगे वो भी आप आसानी से देख सकेंगे। कीमो सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन। ये कीमो सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है? कीमो सेलेक्टिव का मतलब ये है कि कई सारे समूह हो जो अभिक्रिया कर सकते हो, लेकिन उनमें से कोई एक ही अभिक्रिया करे। इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है उसको बोलते हैं कीमो सेलेक्टिव, याद रखिएगा। तो यहां पर देखो, जब किसी अल्कोहल का ऑक्सीकरण MnO2 से करते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड से, तो याद रखिएगा MnO2 की एक खासियत होती है क्या? ये सिर्फ एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक अल्कोहलों को ही ऑक्सीकृत करता है। एलाइलिक अल्कोहल का मतलब क्या हुआ? देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड
CH2OH, ये वाला, ठीक है। और बेंजाइलिक का मतलब हुआ बेंजीन हो से जुड़ा हुआ CH2OH, ये केस। यहां लिखा MnO2, यहां पे लिखा MnO2, ठीक है। देखो तो डबल जिस किसी यौगिक में, पहली बात तो एलाइलिक अल्कोहल होता क्या है, तो एलाइलिक अल्कोहल समझने के लिए हम पहले क्या बात करें, एलाइलिक कार्बन। तो यहां पर देखो एलाइलिक का मतलब यौगिक में डबल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हो डायरेक्टली उसको हम एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। और इस एलाइलिक कार्बन पर अगर OH उपस्थित है तो इसको बोला जाता है एलाइलिक अल्कोहल। इसी प्रकार से यदि बेंजीन रिंग से कोई कार्बन जुड़ा हो तो उसको बोला जाता है बेंजाइलिक कार्बन, और उस कार्बन के पास अगर OH है तो उसको कहा जाता है बेंजाइलिक अल्कोहल। तो याद रखिएगा कि जब इस प्रकार के एलाइलिक अल्कोहल या फिर बेंजाइलिक अल्कोहल की अभिक्रिया MnO2 से करते हैं टेम्परेचर पर, तो इस केस में अब देखो यहां पर ये एलाइलिक अल्कोहल है, किस प्रकार का, 1 डिग्री अल्कोहल है। तो 1 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण होता है तो ये एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है। तो इस यौगिक का भी नाम याद रखिएगा, इसका ये इस प्रकार का यौगिक बनता है, इसका नाम होता है एक्रोलीन। एक्रोलीन एक एल्डिहाइड है, और या तो हम इसको एल्डिहाइड कहें या फिर यूं भी कह सकते हैं असंतृप्त एल्डिहाइड। क्यों बोला असंतृप्त एल्डिहाइड, बिकॉज कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित है, तो असंतृप्त तो ये है, तो क्या कहा जाएगा, असंतृप्त एल्डिहाइड। और कॉमन नेम इसका होता है एक्रोलीन, याद रखिएगा। इसी प्रकार से यदि बेंजाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण हम MnO2 से करें तो क्या होगा, चूंकि 1 डिग्री है, अगर 1 डिग्री है तो ये फिर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से ये इसका फर्स्ट रिएक्शन था, ये इसका सेकेंड रिएक्शन। 1-2 एग्जांपल और हम ले सकते हैं। यहां पर देखिए नंबर 3, ये हमने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH3 एंड सिंगल बॉन्ड OH। अब इसकी अभिक्रिया हम MnO2 से करें तो बताइए क्या होगा, ठीक से देखो, डबल बॉन्ड से आगे वाले कार्बन पर OH है, तो एलाइलिक अल्कोहल तो है। अब ये OH किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, और 2 डिग्री कार्बन से अगर OH जुड़ा है तो जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो यहां पर बनता है कीटोन, इस प्रकार का यौगिक, ठीक है। अब इसमें खास रिएक्शन और हम ले सकते हैं, वो क्या, अगर इस यौगिक की अभिक्रिया हम एसिडिक KMnO4 से कराएं, एसिडिक KMnO4 से कराएं तो क्या होगा, तो एसिडिक KMnO4 तो क्या करता है, अल्कोहलों का ऑक्सीकरण करेगा, साथ में जो डबल बॉन्ड होता है उस डबल बॉन्ड का भी ये ऑक्सीकरण कर देता है, इस बॉन्ड को तोड़ेगा। जैसे मैं इसका एक रिएक्शन यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, देखिए किस प्रकार से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन हम इसका बना सकते हैं। यहां पर ये देखिए नंबर 3 एग्जांपल हमें यहां पर दे रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH एंड CH3, यहां पे लिखा OH की अभिक्रिया MnO2 से करें, और एक इसी की अभिक्रिया एसिडिक KMnO4 से करें। तुम्हें याद होगा मैंने बोला था कि इसको हम कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं यहां पता पड़ेगा। अगर MnO2 से ऑक्सीकरण करते हैं तो MnO2 क्या करेगा, जो एलाइलिक अल्कोहल है उसको उसके संबंध जो कार्बोनिल यौगिक होता है उसमें ये ऑक्सीकृत कर देगा, तो क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये जो अल्कोहल है ये कीटोन में, चूंकि 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन में ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर इस यौगिक की अभिक्रिया एसिडिक KMnO4 से करें हाई टेम्परेचर पर तो क्या होगा, ये इसका भी ऑक्सीकरण करेगा, तो डबल बॉन्ड का भी यहां से तोड़कर इसका ऑक्सीकरण कर देता है। और ये मैं तुम्हें कह चुका हूं कि एल्कीनों का जब ऑक्सीकरण होता है KMnO4 से तो डबल बॉन्ड से चेन ब्रेक हो जाती है और दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बनते हैं, तो इसका भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा, प्लस इसका भी यहां पर कार्बोक्सिलिक
ग्रुप बनता है C और ये बन जाएगा कीटो एंड यहाँ पर CH3। तो कहने का मतलब ये है कि जो अम्लीय KMnO4 है या एसिडिक डाइक्रोमेट होते हैं, ये एल्कीनों का, अल्कोहलों का, एल्डिहाइड भी अगर हैं तो उन सब का ऑक्सीकरण कर देता है। लेकिन MnO2 सिर्फ और सिर्फ एलाइलिक या बेंजाइलिक अल्कोहलों का ही ऑक्सीकरण करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए एक ऐसी ही रिएक्शन, मिलती जुलती रिएक्शन थी जो हमने एल्कीन में मैंने तुमको बताई थी, वो भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया थी एल्कीनों की। चलो हम उसको यहां पर डिस्कस कर सकते हैं। वो रिएक्शन थी ऑक्सीडेशन बाय SeO2। और तुम्हें याद होगा ये रिएक्शन क्या थी? ये रिएक्शन थी कि ऐसी एल्कीन जिसमें एलाइलिक हाइड्रोजन उपस्थित हो। तो ये वाला कार्बन कौन सा? एलाइलिक कार्बन। और इससे अटैच ये हाइड्रोजन कौन सा है? एलाइलिक हाइड्रोजन है। या फिर ऐसा यौगिक जिसमें बेंजाइलिक हाइड्रोजन उपस्थित हो कि अभिक्रिया SeO2 से करें। तो क्या होता था? SeO2 क्या करेगा? एलाइलिक हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें उत्पाद बनता है CH2 CH CH2OH। और अगर बेंजाइलिक हाइड्रोजन है तो उसको ये बेंजाइल अल्कोहल में ऑक्सीकृत कर देता है CH2OH। तो ये तो फंक्शन हुआ SeO2 का। SeO2 क्या करेगा? एलाइलिक हाइड्रोजन को या बेंजाइलिक हाइड्रोजन को अल्कोहल में ऑक्सीकृत कर देता है। हाँ, इसके आगे अब हम MnO2 ले सकते हैं। अब MnO2 काम में आएगा। तो अब MnO2 काम कैसे करेगा? MnO2 में ये अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, ये हुआ CH2, ये बनेगा CHO और ये भी बेंजाइल अल्कोहल किसमें ऑक्सीकृत हो जाता है? बेंज एल्डिहाइड में। तो ये अभिक्रिया इस विधि के द्वारा हम एक एल्कीन को या इस प्रकार के एरोमेटिक कंपाउंड को, दिस इज टोल्यूइन, इनको हम मतलब प्रोपीन से हम एक्रोलीन बना सकते हैं और टोल्यूइन से हम बेंज एल्डिहाइड बना सकते हैं इस विधि के द्वारा। याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, चलिए तो ये हुआ ऑक्सीकरण MnO2 के द्वारा और सेलेनियम SeO2 के द्वारा। इसमें एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया और आती है, वो भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो है HiO4 पर आयोडिक एसिड के द्वारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो चलिए खैर अब इसके बाद हम उसी की बात करते हैं। चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं इसी में नेक्स्ट रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया की नेक्स्ट अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन ऑफ डाइऑल बाई HiO4। अब यहां पर अभी तक हमने जो बात करी थी वो अल्कोहलों के ऑक्सीकरण की बात करी थी। अब जो हम अभिक्रिया लेंगे वो होगा डाइऑल। डाइऑल का मतलब ऐसे यौगिक जिसमें दो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो। अब हम उसकी ऑक्सीकरण की बात करेंगे और ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा। ठीक है, देखो क्या है रिएक्शन है CH2 सिंगल बॉन्ड OH, CH2 सिंगल बॉन्ड OH की अभिक्रिया HiO4 से करें तो HiO4 भी एक ऑक्सीकारक होता है जो इस प्रकार के यौगिकों का, डाइऑल का, या फिर यूं कहें विसिनल डाइऑल। विसिनल का मतलब दो बगल वाले कार्बन पर अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप हो तो इसको हम बोलते हैं विसिनल डाइऑल। तो ये जो यौगिक होता है, ये जो ऑक्सीकारक होता है, ये इस प्रकार के यौगिकों का ही ऑक्सीकरण करता है। और इस अभिक्रिया में, अच्छा जी, इस यौगिक का वैसे नाम क्या होगा? दिस इज इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये सबको पता होगा। तो इसकी अभिक्रिया से 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल तो फॉर्मल्डिहाइड के बनते हैं और ये ऑक्सीकारक जो होता है वो HiO3 में बदल जाता है और साथ में एक मॉलिक्यूल वाटर का अलग हो जाता है। ठीक है, देख सकते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे ये यौगिक इसमें बदला, देख सकते हैं यहां पर। तो देखिएगा इस केस में ये इसका रहा मैकेनिज्म CH2OH, CH2OH,
सबसे पहले यहाँ पर हम इसकी संरचना अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसकी संरचना होगी यहाँ पर I डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर सिंगल बॉन्ड OH। मतलब 4 ऑक्सीजन में से 3 ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड के से जुड़े होंगे और एक होगा सिंगल बॉन्ड OH से। चूंकि ये पर आयोडिक एसिड है तो एसिड है तो H प्लस डोनेट कर सकता है। तो होगा क्या कि ये जो इसका लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर यहां से पहले इसका H प्लस ले लेगा, H प्लस लेगा तो कन्वर्ट किस में होगा, कन्वर्ट हो जाएगा OH2 प्लस में सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, ये बना और ये कन्वर्ट हो जाता है यहां पर O माइनस I डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O में। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, तुमसे मैंने कह रखा है कि OH एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है, लेकिन अम्लीय माध्यम में ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो OH समूह अम्लीय माध्यम में H2O में कन्वर्ट हो गया तो ये निकलना चाहेगा, ये अलग होगा तो उससे क्या होगा, इस C पे चार्ज प्लस आएगा। तो जैसे ही प्लस आएगा ये O माइनस यहां से इस पर अटैक करेगा और अटैक करके यहां से फाइनली वाटर को अलग कर देता है। तो यहां से मॉलिक्यूल वाटर का तो अलग हो जाएगा, से क्या बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इस C से अटैच्ड यहां पर O से अटैच्ड यहां पर I, देन डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O और इससे अटैच्ड OH तो होगा ही होगा। अब फिर क्या होगा, ये O का जो लोन पेयर है ये अटैक करेगा I पर अटैक करके यहां से एक पाई बॉन्ड को तोड़ देगा। बिकॉज ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता I से तो ज्यादा होती है तो इस I पे चार्ज क्या होगा, डेल प्लस का साइन होगा, डेल प्लस चार्ज इस पर रहा होगा। तो जैसे डेल प्लस होगा ये ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करके पाई बॉन्ड को तोड़ेगा। अब देखो क्या होगा, जब ये लोन पेयर यहां इससे बॉन्ड बनाएगा तो O पे प्लस आएगा, O पे प्लस आते ही ये क्या करेगा, H प्लस को फ्री करना चाहेगा और इस H प्लस को कौन ले लेता है, ये O माइनस यहां से ले लेता है। तो नेक्स्ट स्टेप में अब जो स्पीशीज इसमें बनती है वो बनेगी OI डबल बॉन्ड O एंड यहां पर बनता है OH और ये जो ऑक्सीजन है ये इस आयोडीन से ऐसे जुड़ जाता है। अब ये बनने के बाद क्या होगा, अब इसको समझना, यहां से ये वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटकर यहां पर इसमें डबल बॉन्ड में चेंज हो जाता है और ये वाला सिंगल बॉन्ड टूटकर यहां डबल बॉन्ड में चेंज होगा और ये बॉन्ड टूटकर I पे चला जाता है। तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटा और ये बॉन्ड इसके बीच में पाई बॉन्ड बना तो क्या बना, यहां से बना CH2 डबल बॉन्ड O। इधर का ये सिग्मा बॉन्ड टूटा, ये सिग्मा बॉन्ड टूटा, फॉर्मल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल सेपरेट हो गया। ऐसे ही यहां पर होगा, ये बॉन्ड टूटा और इनके बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है तो यहां पर भी हमें क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड O। ये CH2 डबल बॉन्ड O क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल हमें यहां पर प्राप्त होंगे और साथ में क्या अलग होगा, साथ में अलग होगा HiO3, ये अलग हो जाता है। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म हुआ, लेकिन इसके मैकेनिज्म पर इतना उलझने की जरूरत नहीं है। तुम्हें एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा, उस सिंपल से ट्रिक में तुम ये सारे क्वेश्चंस इजीली बना सकते हो। लेकिन ट्रिक से पहले हम ये देखें कि ये जो यौगिक होता है ये किस किस प्रकार के यौगिकों का ऑक्सीकरण कर सकता है, ये सबसे पहले जरूरी है। देखो, तो सबसे पहले हम यहां पर देखें, कहने का मतलब अब हम किसकी बात कर रहे हैं, HiO4 किस किस प्रकार के यौगिकों का ऑक्सीकरण कर सकता है। तो देखो, सबसे पहले ऐसे यौगिक जिसमें 2 पड़ोसी कार्बन पर, मतलब एडजेसेंट कार्बन का मतलब क्या हुआ, 2 बगल वाले कार्बन पर OH अगर समूह है तो ऐसे यौगिकों का ये ऑक्सीकरण कर सकता है। और इसके अलावा ऐसे यौगिक, डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें ताकि और भी जितने ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुँचें। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आपके इसी प्यार और स्नेह के कारण
हमारी पूरी मोशन की टीम बहुत ही मोटिवेटेड है फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करने के। इस प्रकार के यौगिक जिसमें एक कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, मतलब या तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, तो ऐसे यौगिकों को क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। या फिर ऐसे यौगिक जिनमें इस प्रकार के क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, इसको बोलते हैं, यहां तो क्या बोलेंगे, ये तो हो गया विसिनल डाइऑल। ये कौन से यौगिक हुए? ये हुआ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो, और ये कौन सा केस हुआ? ये हुआ अल्फा डाई कीटो। तो जिन किसी भी यौगिकों में ये तीनों प्रकार के समूह उपस्थित हो, वो सब के सब इस प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। तो एक तो ये चीज हो गई कि कौन से यौगिक अभिक्रियाएं शो करेंगे। अब दूसरा क्या है? अब हम इसके ट्रिक की बात करें। ट्रिक की बात क्या है? तो ट्रिक जानने से पहले मुझे ये बताइए कि अगर किसी कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप उपस्थित होता है तो हम क्या करते हैं? हम ये कहते हैं कि इस प्रकार के यौगिक अस्थायी होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे यौगिक क्या करेंगे? वाटर का एक मॉलिक्यूल अलग करके, ये H और ये OH, वाटर का एक मॉलिक्यूल अलग करके, और यहां पर यौगिक बनाते हैं C डबल बॉन्ड O। ये यौगिक बनाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर किसी कार्बन के पास, ये समय तुमको पहले बता चुका हूं, अगर किसी कार्बन के पास 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप हो तो क्या होगा? अगर 2 हाइड्रोक्सी वाला अस्थायी है तो 3 हाइड्रोक्सी वाला भी अस्थायी होगा। तो इसमें से हमने क्या करा? वाटर निकाला और कंपाउंड बना कार्बोनिल यौगिक, या तो एल्डिहाइड या कीटोन। लेकिन अगर 3 हाइड्रोक्सी यौगिक है तो इसमें से भी क्या करेंगे? एक मॉलिक्यूल वाटर का हम अलग कर देंगे, और इसी कैसे निकालेंगे? या तो ये H और ये OH, या फिर ये H और ये OH, कैसे भी करके वाटर निकाल लो। तो ऐसे केसेस में जो उत्पाद बनते हैं वो बनते हैं C डबल बॉन्ड O OH। तो याद रखिए, जिस किसी कार्बन के पास 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हो तो या तो एल्डिहाइड या कीटोन। अब एल्डिहाइड कब बनेगा और कीटोन कब बनेगा, ये भी देखो, याद रखना। इस केस में यहां पर अगर देखो, मैं ये 2 वैलेंसी है, अगर एक वैलेंसी पे कार्बन और एक पर हाइड्रोजन लगा दूं, यहां पर हाइड्रोजन आया तो फिर ये यौगिक एल्डिहाइड होगा। लेकिन इस कार्बन से इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, दोनों तरफ कार्बन है, तो फिर ये वाला यौगिक कीटोन बनेगा। अब यहां पर, अब इस वाले केस में यहां पर हाइड्रोजन हो या फिर कार्बन हो, कुछ भी हो, क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अगर हाइड्रोजन है तो फॉर्मिक एसिड बनेगा, और अगर कार्बन है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। आई बात समझ में? तो ये हमें देखना है कि किस प्रकार के यौगिकों में कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं। एक चीज और है, एक चीज और याद रखना, जिस किसी कार्बन के पास C डबल बॉन्ड O है और अगर उस पर 2 OH आ जाए, अब बताइए क्या करें। तो ये जो यौगिक होता है इसका नाम होता है H2CO3। ये सबको पता है, कार्बोनिक एसिड होता है। तो अगर कहीं पर इस प्रकार का उत्पाद बने तो इसको भी क्या करेंगे? ये भी एक अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है, तो इसको क्या करेंगे? H2O में और CO2 में ब्रेक कर देंगे, तो इसमें ये उत्पाद होंगे। आई बात समझ? तो ये ट्रिक याद रखिएगा। कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, वाटर निकालेंगे, या तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा। अगर 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, वाटर निकालकर कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, और अगर C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हो तो क्या मिलेगा? H2O एंड CO2। ये ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो, तो हमने क्या बात करी? पहले ये अभिक्रिया, ये इसका मैकेनिज्म, उसके बाद ये वो यौगिक है जो ये अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे, और उत्पाद क्या बनेगा उसकी ट्रिक ये हमने बात करी। अब देखो, अब हम इसके एग्जांपल्स यहां पर ले सकते हैं। देखिए एग्जांपल, ये देखिए एग्जांपल फर्स्ट, CH2 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2OH की अभिक्रिया HiO4 से करें। तो पहली बात तो ये यौगिक अभिक्रिया देगा कि नहीं देगा? देगा, विसिनल डाइऑल है। ट्रिक ये है कि दोनों कार्बन के बीच का ये बॉन्ड ब्रेक कर दो,
और ब्रेक करके एक OH इसको दो और एक OH इसको दो, एक एक OH दोनों कार्बन पे जोड़ दो। तो यहां पर CH2 सिंगल बॉन्ड OH, CH2 सिंगल बॉन्ड OH। क्या ट्रिक बोला था? दोनों कार्बन के बीच का ये बॉन्ड ब्रेक कर दें। ब्रेक कर दिया, एक OH इस पर जोड़ दो और एक OH इस पर जोड़ दो। अब देखो ये दोनों यौगिक एक समान है। अच्छा जी आगे चले। कार्बन के पास 2 OH, एक मॉलिक्यूल वाटर निकाल दो। जब वाटर निकालेंगे तो क्या बनेगा? OH और H वाटर के रूप में अलग हुआ, तो जो बचा हुआ ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीजन बचा हुआ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा। तो क्या बनेगा? यहां बनेगा CH2 डबल बॉन्ड O। क्योंकि ये और ये दोनों एक समान है तो इसमें से भी जब वाटर निकालेंगे तो ये भी क्या बनाएगा? फॉर्मल्डिहाइड ही तो बनाएगा। तो इस अभिक्रिया में फॉर्मल्डिहाइड, या तो मैं इसको ऐसे लिखूं या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण जब इससे करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब और आगे देखो। नंबर 2 एग्जांपल, तुम्हें मॉलिक्यूल दे रखा है CH2OH, CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, HiO4 से अभिक्रिया करनी है। बताइए उत्पाद क्या बनेगा इस केस में? तो फिर से वही ट्रिक लगाओ। अब देखो ये दोनों भी विसिनल डाइऑल है, ये दोनों भी विसिनल डाइऑल है, तो एक बार ये ट्रिक यहां अप्लाई करेंगे इस बॉन्ड पर और एक बार यही ट्रिक इस बॉन्ड पर अप्लाई करेंगे। तो कैसे करें? देखो इसको मैंने यहां पे लिखा, फिर से हम इसको लिख सकते हैं। ये हमने लिखा CH2OH, यहां पर OH है, ये हमने लिखा। अब ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक ये कहता है कि ये वाला सिग्मा बॉन्ड हमने तोड़ा, तो ये सिग्मा बॉन्ड इन दोनों कार्बन के पास था, तो एक OH इसको इस पर ऐड करेंगे और एक OH इस पर ऐड करेंगे। ठीक है, फिर ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसको भी ब्रेक करेंगे, एक OH यहां पर भी लगाएंगे, एक OH यहां पर भी लगाएंगे। बना दिया। तो कितने सिग्मा बॉन्ड पर हमने ये ट्रिक अप्लाई करी? यहां पर और यहां पर। अब इसके बाद देखो, तो बताइए अब इसमें CH2OH इसमें से वाटर निकालेंगे तो ये वाला क्या देगा? ये देगा हमें फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा जी, ये कार्बन और ये कार्बन एक समान एक जैसे हैं, तो ये भी अगर फॉर्मल्डिहाइड दे रहा है तो ये भी फॉर्मल्डिहाइड ही तो देगा। तो फॉर्मल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल हमें यहाँ पर प्राप्त हुए? 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे प्राप्त हुए। अच्छा बीच वाले देखो, एक अकेला कार्बन है और उस अकेले कार्बन में 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप में जब हम वाटर निकाल देंगे तो क्या बनेगा? तब हमें मिलेगा यहाँ पर एक मॉलिक्यूल किसका? फॉर्मिक एसिड का। आई बात समझ में? अब देखो समझना, सिंपल सा ट्रिक 1 2 3। अब तुम्हें डायरेक्टली पता होना चाहिए, इतना कुछ बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पता होना चाहिए ये वाला यौगिक है। कौन कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे? यहां पर ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे और ये वाला बॉन्ड भी तोड़ेंगे। तो बताइए ये तीनों कार्बन को मैंने नंबर दे दिया, C1 कार्बन, C2 कार्बन, C3 कार्बन। बताइए C1 कार्बन से क्या बनेगा? एक OH तो है ही। अब तुम्हें डायरेक्टली पता होना चाहिए, एक OH है, बॉन्ड तोड़ने से एक OH और आएगा, तो ये C1 वाला कार्बन क्या बनाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। C2 वाले कार्बन के पास एक OH है, 2 OH और आएंगे तो ये देगा फॉर्मिक एसिड, और 3 नंबर वाला क्या देगा? फॉर्मल्डिहाइड। तो C1 और C3 तो क्या बनाएंगे? फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल, और C2 वाला कार्बन क्या देगा? एक मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड का। अच्छा एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन और बनता है, तुमसे ये कहा जाए कि इस अभिक्रिया में HiO4 के कितने मॉलिक्यूल ने भाग लिया। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो जितने सिग्मा बॉन्ड आप तोड़ेंगे उतने ही इसके मॉलिक्यूल भाग लेंगे। इसमें हमने एक बॉन्ड तोड़ा तो HiO4 का बस एक ही अणु भाग लेगा। यहां पर हमने एक बॉन्ड ये तोड़ा, एक बॉन्ड ये तोड़ा, 2 बॉन्ड तोड़े तो HiO4 के 2 मॉलिक्यूल भाग लेंगे। तो इसमें जो X है, X क्या है? इसके अणुओं की संख्या, तो X यहां पर मतलब मोल की संख्या, तो यहां पर X का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आई बात समझ में? इसी प्रकार से अब ये देखो एग्जांपल नेक्स्ट नंबर 3। नंबर 3 तुम्हें दे रखा है, मान लीजिए CH2OH, CHOH,
CHOH एंड CH2OH की अभिक्रिया X मॉलिक्यूल ऑफ HiO4 से करनी है। बताइए अब इस केस में क्या कहोगे, कितने यौगिक बनेंगे, कितने प्रकार के यौगिक बनेंगे और HiO4 के कितने मॉलिक्यूल या कितने मोल भाग लेंगे। तो देखो कौन कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये भी बॉन्ड टूटेगा, ये भी बॉन्ड टूटेगा। नंबर दे दो, कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर सेकंड, कार्बन नंबर थर्ड, कार्बन नंबर फोर्थ। अब डायरेक्टली आंसर लिखो। तो C1 वाला क्या देगा, एक OH है, एक और आएगा, दो OH में क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड। तो पहला वाला CH2, पहला वाला तो फॉर्मल्डिहाइड देगा, दूसरा वाला फॉर्मिक एसिड, तीसरा वाला भी फॉर्मिक एसिड और चौथा वाला फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल एंड फॉर्मिक एसिड के भी यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे। अब बताइए X की वैल्यू क्या होगी, HiO4 के कितने मॉलिक्यूल ने भाग लिया। तो देखो 1 2 3 बॉन्ड तोड़े, तो X का वैल्यू यहां पर हो जाएगा 3। क्लियर। चलिए अब इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स की बात कर सकते हैं हम लोग। यहां पर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 तुम्हें दे रखा है CH3CO CHOH एंड CH3, यहां लिखा है HiO4 और X की वैल्यू बतानी है। HiO4 के कितने मोल भाग लेंगे। तो देखो पहले बताइए कौन सा बॉन्ड टूटेगा। तो देखो CO है लेकिन इधर तो CH3 है, यहाँ कोई OH वगैरह नहीं है, तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये वाला बॉन्ड भी नहीं टूटेगा, लेकिन ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ये तो बॉन्ड टूटेगा कैसे, क्योंकि C डबल बॉन्ड O है और CHOH है। ये कौन सी कंडीशन हुई, ये कंडीशन हुई अल्फा हाइड्रोक्सी वाली, बस ठीक है। तो यहां पर ये हमने इस बॉन्ड को ब्रेक करा, इसको ब्रेक करा, तो सोचिए इस वाले कार्बन पर एक OH लगाएंगे, C डबल बॉन्ड O पहले से ये एक OH लगा देंगे, तो हमें यहां पर प्राप्त क्या होगा, CH3COOH एसिटिक एसिड प्राप्त होगा। अच्छा इस वाले CHOH, एक OH तो पहले से ही सी, एक OH और लगा दोगे तो 2 OH हो गए, और 2 OH में से जब वाटर निकाल देंगे तो यहां पर क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। तो इस प्रकार से यहां मिलता है CH3। देखो पहले इसमें क्या मिलेगा, चलो सॉल्व कर लेते हैं। इस बॉन्ड को तोड़ा, इस CH पर एक OH तो था ही सी, एक OH और लगाया, अब 2 OH हो गए। अब जब इसमें से यहां से वाटर निकालेंगे तो क्या यौगिक बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड O। तो कुल मिलाकर कितने उत्पाद बने, एक तो ये बना और एक ये बना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड एल्डिहाइड। अच्छा X का वैल्यू कितना होगा, 1। क्यों होगा 1, भाई एक ये तो बॉन्ड टूटा इसलिए बस ये होगा, ठीक है। अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला यहां लिख रहा हूं मैं, एग्जाम्पल नंबर 5। देखो CH2 सिंगल बॉन्ड OH, इसको समझना, HOH OH HOH एंड यहां लिखा CH2OH, ठीक है। अब इसमें लेना है हमें HiO4 के X मोल। तुम्हें बताना है इसमें उत्पाद क्या क्या बनेंगे, किस किस प्रकार के बनेंगे और HiO4 के कितने मोल भाग लेंगे। अब बताइए, तो पहले बताइए कौन कौन सा बॉन्ड तोड़े, इसके पास OH, इसके पास भी OH, मतलब ये बॉन्ड टूटेगा, इसके पास OH, इसके पास भी OH। अब सेम साइड हो या अपोजिट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी टूटेगा, ये बॉन्ड भी टूटेगा, ये भी टूटेगा और ये भी टूटेगा। कितने बॉन्ड टूटेंगे, 5 बॉन्ड। जितने बॉन्ड टूटेंगे उतने ही इसके मॉलिक्यूल भाग लेंगे। तो X की वैल्यू तो हो गई 5। ये तो एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उत्पाद क्या क्या बनेंगे, देखो नंबरिंग करें, C1 C2 3 4 5 6। अब बताइए, अब तो डायरेक्टली आंसर आना चाहिए। C1 एक OH है, एक और आएगा, 2 हो जाएंगे, 2 में से वाटर निकालोगे तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड O, फॉर्मल्डिहाइड। तो C1 पहले कार्बन से बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, दूसरे वाले कार्बन पर एक OH है, इसके टूटने से एक OH इधर आएगा, एक OH यहां पर भी आएगा।
कितने OH हो गए? 3 OH, और 3 OH में से वाटर निकालेंगे तो एसिड बनेगा कितने कार्बन का? एक ही कार्बन का। तो प्लस HCOOH फॉर्मिक एसिड। तो C1 देगा फॉर्मल्डिहाइड, C2 देगा फॉर्मिक एसिड, C3 भी फॉर्मिक एसिड देगा, C4 भी फॉर्मिक एसिड देगा, C5 भी फॉर्मिक एसिड देगा। ये और ये चारों कार्बन एक प्रकार के ही है। तो यहां पर फॉर्मिक एसिड के बनेंगे यहां पर 4 मॉलिक्यूल। और लास्ट वाला देखो, लास्ट वाले पर CH2OH तो है ही सी। तो एक सेकेंड, ठीक है, ये वाला केस हुआ। और इसके बाद एक क्वेश्चन में और देना चाह रहा था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था वो वाला, चलो उसकी हम बात करेंगे। तो अगर ऐसा दे रखा हो तो इसने क्या दिया? इसने दिया फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मिक एसिड, 4 फॉर्मिक एसिड, और इससे क्या बनेगा? इससे फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। तो फॉर्मल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल हो गए? 2। तो टोटल ये हो गया 2 मॉलिक्यूल तो फॉर्मल्डिहाइड के और 4 मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड का। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 6, CH डबल बॉन्ड O। यहां लिखा है HOH, ठीक है, एंड CH2OH फेमस कंपाउंड, X मॉलिक्यूल ऑफ HiO4। X का वैल्यू बताना है। और पहले तो ये यौगिक होता है डी ग्लूकोज। तो डी ग्लूकोज भी यह अभिक्रिया शो करेगा। अब बताइए इसमें कौन कौन सा बॉन्ड तोड़े? ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये भी ब्रेक, ये भी, ये सारे बॉन्ड ब्रेक होंगे। कार्बन की नंबरिंग करें, C1 कार्बन, C2, 3, 4, 5 एंड 6। अब डायरेक्टली मुझे आंसर बता दो, अब तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो C1 वाला क्या देगा? एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड पर एक OH और आएगा तो ये क्या बनाएगा? फॉर्मिक एसिड। ये भी फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो एक कार्बन से लेकर 5 कार्बन तक के जो हैं ये तो बनाएंगे फॉर्मिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल? 5 मॉलिक्यूल, ठीक है। और जो आखिरी कार्बन है नंबर 6 वाला, इस पर बस एक ही OH है और इस बॉन्ड के टूटने से एक OH और आएगा तो 2 OH आए, 2 OH में से वाटर निकलेगा तो ये क्या देगा? फॉर्मल्डिहाइड देगा। तो बस याद रखो, तो अगर डी ग्लूकोज का हम इसके द्वारा अभिक्रिया करते हैं तो फॉर्मिक एसिड के 5 मॉलिक्यूल बनेंगे और फॉर्मल्डिहाइड का 1 मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। अच्छा जी, ये तो हुआ उत्पाद। X की वैल्यू सिंपल सी बात, जितने बॉन्ड टूटे उतने ही इसके मॉलिक्यूल भाग लेंगे। तो बॉन्ड कितने टूटे? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो X का वैल्यू यहां पर हो जाएगा 5, ठीक है। चलिए, तो ये जो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं थी ये हमने कंप्लीट करी है। अब इसके बाद अगर देखा जाए, मैं तुमसे ये कहूं कि हमारा अब जो नेक्स्ट चैप्टर अब हम लेंगे वो होगा अल्कोहल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखा जाए तो अल्कोहल तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसको कई जगह हमने पढ़ा था अलग अलग अभिक्रियाओं में, तो वैसे तो ये कंप्लीट हो चुका है एक आध रिएक्शन को छोड़कर, बाकी तो सब हम बना चुके हैं। तो अब एक काम करेंगे, हम अल्कोहल को सिस्टमेटिक वे में उसको अरेंज करेंगे, ठीक है ना। इसकी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, इसका निर्जलीकरण वगैरह अल्कोहल का, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो रहेगा अल्कोहल को सिस्टमेटिक वे में हम इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो पूरा कंटेंट आपको मिले, तो आप 180021217999 पर कॉल करें और इस पर कॉल करके आप जो भी कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा।